क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसको क्या, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। सच पूछो तो शर में बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो सर में ही बसती दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, संधि वचन संपूज्य उन्हीं का, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल के दर्प, बल के दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। मैं बात कर रहा हूं अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जिन अब्दुल कलाम, जिनका यही विश्वास था कि जब तक आप सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक दुनिया आपको वह सम्मान नहीं देगी जिसके आप लायक हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान हमारा बॉर्डर पे टेंशन बनाए हुए था, और दूसरी तरफ अमेरिका हमें प्रेशराइज कर रहा था। उस समय अब्दुल कलाम ने न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरे दुनिया में अपनी डंका बजाई और भारत के सम्मान को सुदृढ़ किया। नमस्कार, मैं मदन मोहन झा, पोइट्री विद मदन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज बात अब्दुल कलाम की। हाँ, वही अब्दुल कलाम, वही जुल्फों वाले अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक झटके में परमाणु संपन्न भारत देश को बनाया, और उसके बाद यह देश उन्नति की ओर बढ़ चला। कलाम साहब का बम बनाने के बाद बहुत विरोध हुआ, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। पर कलाम साहब अडिग थे, उन्हें पता था भारत के लिए परमाणु बम कितना जरूरी है। कलाम साहब को आप देखिएगा तो उनमें एक ऋषि की झलक है। अध्यात्म और विज्ञान का ऐसा सम्मिश्रण दुनिया ने पहली बार देखा होगा, जिसके एक हाथ में भगवत गीता और कुरान थे तो दूसरे हाथ में विज्ञान था। कलाम साहब ऐसे ही थे। कलाम साहब के बारे में मैं छोटी छोटी घटना बताकर इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि पहली बार मैं कलाम साहब को अपने बाबा के मुख से सुना था। उसके बाद क्लास 3 या 4 के हिंदी के चैप्टर में मिसाइल मैन के नाम से सुना, तो उस वक्त उन्हें पढ़ने की इच्छा हुई थी। उसके बाद अग्नि का उड़ान पढ़ा था, और धीरे धीरे जब मैं कॉलेज की तरफ बढ़ा तो मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट आता था, और अभी भी है। तो मैं जेएलएफ गया था, जयपुर लिटरेचर फेस्ट, और संयोग बस देखिए, मेरा सौभाग्य देखिए, मैं अब्दुल कलाम से उस बार मिला वही जेएलएफ में। और उन्होंने वहाँ विज्ञान की कस्में खिलाई, जो तुम सभी यूथ को विज्ञान पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी रोचक घटना बताई, और उसे मैंने अग्नि की उड़ान में भी पढ़ा था। और अब्दुल कलाम के मुख से सुनना और अब्दुल कलाम को सामने से देखना, यह 21वीं सदी का मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा था कि देखो, मैं एक बार शिवानंद आश्रम की ओर बढ़ चला था। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है, तो मैं एरोनॉटिक्स इंजीनियर था, और मुझे बचपन से ही पायलट बनने का शौक था। तो मैंने पायलट का एग्जाम दिया, और उसमें मुझे 9वें स्थान पे जगह मिली, जबकि वहाँ 8 स्थान ही भरना था। तो मैं बहुत उदास हो गया, और मैं उस वक्त ऋषिकेश चल पड़ा। और ऋषिकेश में मुझे शिवानंद आश्रम दिखा, वहां मैं चला गया। तो जब मेरी शिवानंद महाराज से भेंट हुई, तो जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो वो मुस्कुरा कर बोले कि बेटा, तुम्हारी नियति में कुछ और लिखा है। और कलाम साहब ने उस वक्त बहुत ही खुशनुमे अंदाज में कहा कि देखो, आज मैं जो
तीनों सेना का प्रमुख था जब मैं राष्ट्रपति था, और मैंने फाइटर जेट भी उड़ाया। तो नियति तुम्हें कहाँ ले जाती है वह तुम्हें पता नहीं है, बस तुम्हें अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। तो कलाम साहब को आप एक संवेदनशील व्यक्ति, एक ऋषि व्यक्ति, एक वैज्ञानिक, एक प्रोफेसर के रूप में, अनेक रूपों में उन्हें जान सकते हैं, और अनेक रूपों में वे सफल रहे। एक बार की घटना है कि जब वे राष्ट्रपति थे, तो मोर को वो देखे, जो एक मोर को परेशानी हो रही है, तो वो जो है, तो मोर के बारे में तुरंत तत्काल ही वहां पे डॉक्टर को बुलाया, और पता चला कि मोर को ट्यूमर है। तो उन्होंने अपनी देख रेख में वहां उसका ऑपरेशन कराया। कलाम साहब बहुत ही खुददार व्यक्ति भी थे। एक बार राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अपने पूरे परिवार को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया था। तो आमंत्रण के बाद जो वहां पे पूरा उनका कार्यक्रम था, जब वो समाप्त हो गया, तो उन्होंने फाइल मंगवाई और पूछा जो कितने पैसे खर्च हुए हमारे परिवार में। तो वहां के स्टाफ ने कहा कि महोदय, आपको ये सब व्यय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के खाते में जुड़ जाता है, उसके परिवार की भी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने अपने अकाउंट से चेक काट कर वो बिल भुगतान किया था। कलाम साहब ऐसे ही थे। कलाम साहब के बारे में बहुत ही रोचक रोचक घटनाएं। एक घटना है कि जब वो राष्ट्रपति थे, तो उन्हें पता चला कि उनका जो पायलट है वो प्राइवेट प्लेन उड़ाना चाहता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सुविधा उसे मिल रही थी। तो कलाम साहब को वो नहीं बोल पा रहा था। तो कलाम साहब ने अपनी ओर से गए और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम प्राइवेट प्लेन उड़ाओ और एक दिन मैं उसमें सफर करूं। तो कलाम साहब का ये अंदाज था। आपको पता ही होगा कि जब कलाम साहब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले, तो उनके पास बस दो सूटकेस था। एक सूटकेस में किताबें, और दूसरे सूटकेस में उनके दो कपड़े थे, दो जोड़ी कपड़े थे। कलाम साहब को एक बार एक पत्रकार ने पूछा, जो कलाम साहब आप तो अहिंसक व्यक्ति हैं, फिर आपने बम कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, जो बम भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाएगा, भारत का आत्मसम्मान ऊपर करेगा, और अगर भारत का आत्मसम्मान इससे ऊपर होता है तो हमें बम बनाना चाहिए, और हम किसी पे पहले बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है नो फर्स्ट यूज है की पॉलिसी है भारत सरकार की। तो उसे मैं इस माध्यम से अपने शब्दों में, या एक पोएट हैं उनके शब्दों में कहना चाहूंगा कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी समर्थक नहीं है। पर सुन ले दुनिया, पर सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। तो कलाम साहब ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया में ये बात मनवाई कि भारत एक आत्मसम्मान से जीने वाला देश है। क्योंकि जब क्रायोजेनिक इंजन की बात हो रही थी, तो अमेरिका, रशिया ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। तो भारत ने खुद से अपना क्रायोजेनिक इंजन खड़ा किया। कलाम साहब की बहुत सारी बातें हैं, और कलाम साहब को मैं बताने लगूंगा तो शायद उम्र गुजर जाए। इतनी बातें हैं, इतनी बातें सीखने को है। पर जब कलाम साहब 27 जुलाई को हमारे सामने से चले गए, तो बहुत दुख हुआ। कलाम साहब का जाना मानो देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मजहब से परे कलाम साहब को गीता और कुरान कंठस्थ था। कलाम साहब वीणा वादक भी थे। कलाम साहब ही थे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह देश बुद्ध का भी है और युद्ध का भी है। तो जिसे युद्ध लड़ना है वह युद्ध लड़ सकता है, और जिसे बुद्ध चाहिए
उसे बुद्ध मिलेगा यहाँ से। तो इसी के साथ इतना ही, आज का वीडियो समाप्त। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।